हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस। तो आज आपको सबको पढ़ाएंगे क्लास 10th साइंस, जिसका चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषाएं, कुछ उदाहरण और इसे संतुलन कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो गुणों में अभिकारकों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं कि एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और ये पदार्थ जो नए बन रहे हैं वो अभिकारकों यानी जिनसे वो मिलकर के बने होते हैं उनसे पूरी तरह भिन्न होते हैं, यानी कि उनके रासायनिक गुण उनसे पूरी तरह भिन्न होंगे। इसमें एक उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वो अगर आपस में मिल जाते हैं और जल का निर्माण करते हैं तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पूर्णतः भिन्न होता है। इसे हम एक रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं H2O यानी कि जल, वाटर। इसमें हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं और ये प्रकृति, इनकी प्रकृति जो होती है ये ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, और वहीं जल जो होती है उसकी ज्वलनशील प्रकृति न होकर आग बुझाने वाली प्रकृति होती है। तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट जो है, जो हमारा है, जो अभिकारकों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, यहाँ पर क्लियर होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जिसे भौतिक विधियों द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि हम H2O से पुनः अभिकारक में बदल नहीं सकते हैं, यानी कि उत्पाद को अभिकारक में वापस से बदल नहीं सकते हैं। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। अब इसमें हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ देखते हैं कि किस तरह से हम पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, फिर इसका उत्सर्जन हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को करवाते हैं तो इस तरीके से हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए स्लाइड्स पे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हें आपको समझना ज़रूरी है। जैसे एक है मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं आयरन ऑक्साइड। कॉपर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से कई एग्जाम्पल्स है इसके, पर हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको इसे अच्छे तरह से समझना होगा कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, ये तो कुछ प्रैक्टिकल हमने पहले देख लिए, प्रैक्टिकल लैब में जो होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं थी। अब दैनिक जीवन में देखने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं। जैसे भोजन का पाचन, यह भी एक हमारे अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, इसमें से कई अभिक्रियाएं हम और भी देखते हैं, परंतु यहाँ पर हमने सिर्फ 4 ही बताई हैं आपको, और इसे समझना आपको आवश्यक है। अब हम बताते हैं आपको कुछ परिभाषाएं रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़ी हुई। जैसे अभिकारक है, उत्पाद है ना। तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो अभिकारक वो होते हैं जो मिल करके उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद कौन होंगे? जो अभिकारक से मिलकर बने होते हैं, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यानी अभिकारक कौन है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और उत्पाद कौन है? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो रहे हैं। बस ये छोटा सा अंतर है, आपको देखने होंगे इन्हें। उदाहरण हम जो कि देख चुके थे पिछले साइड में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना जल का निर्माण। आगे हम बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। बच्चों के मन में हमेशा ये डाउट होता है कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है। उन्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उससे रासायनिक समीकरण में निरूपण करते समय एक तो है पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों का उपयोग इसमें होता है, उन्हें याद रखना ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए हम लेते हैं H, ऑक्सीजन है तो O, नाइट्रोजन है तो N। इस तरीके से कुछ प्रतीक है, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, उनकी भौतिक अवस्था।
भौतिक अवस्था से क्या मतलब है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। यहाँ पर हमने कुछ इनके साइंस में दिए हैं, जैसे एस, एल, जी, एक्यू। तो जब हम इन प्रतीकों को लिखते हैं रासायनिक समीकरण बनाते समय, तो जैसे हाइड्रोजन है H2, तो ये गैसीय रूप में है, तो हम यहाँ पे छोटा सा कोष्ठक बनाकर G लिख देते हैं। तो ये क्या निरूपण करता है कि ये गैसीय फॉर्म में है H2। इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर हमने दिया है मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। अब हमने देख लिया था रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। संतुलन जैसे हमने लिख तो लिया है इसे, पर इसे संतुलित करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं उसे संतुलित करते समय, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये आता नहीं है। तो आज इससे भी क्लियर हम कर ही देते हैं कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C को संतुलित करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को H को करते हैं, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, और अंत में जो अन्य तत्व बचे होते हैं उनको संतुलित कर देते हैं। सबसे पहले हम कार्बन को संतुलित करते हैं, इसको एक मेथड यानी एक विधि से संतुलित करते हैं, जिसे हीट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हमको क्या करना है, हमको बस इतना काम करना है कि सबसे पहले जो भी सभी अणु बने हैं, अणु हैं जो अभिकारक में भाग ले रहे हैं, अभिकारक हैं अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और उत्पाद हैं जो अभिक्रिया में बन रहे हैं, उन सभी अणुओं को एक बॉक्स में रख देते हैं। बॉक्स बनाने का मतलब यह है कि हम उनके जैसे C6H12O6 है, तो C6 तो 6 में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसका सूत्र है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। O2 है तो O2 ही रहेगा, CO2 है तो CO2 ही रहेगा, H2 है तो H2O ही रहेगा। इसके आसपास हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं इसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले कार्बन को संतुलित करेंगे, यहाँ पे पहले हमने बताया था जैसे। अब हम देखते हैं कि बाईं ओर 6 कार्बन हैं और दाईं ओर भी 6 कार्बन होने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास कितने कार्बन हैं, बाईं ओर 6 कार्बन, और उत्पाद यानी कि दाईं ओर कितने हैं, हमारे पास 1 ही कार्बन बचा है। तो कितने और कार्बन हम इसमें और जोड़ दें कि उनका संतुलन हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं CO2 से। तो हम यहाँ पर 6 लिख दिया। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम आगे देखते हैं तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जब कार्बन को संतुलित हमने कर दिया है, अब बारी किसकी आएगी, हाइड्रोजन की संतुलित करने की। अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, तो हम पहले देखते हैं बाईं ओर यानी अभिकारक में कितने हैं हाइड्रोजन परमाणु, तो 12 हाइड्रोजन परमाणु है, ये हमें दिख रहा है। इसके बाद हम दाईं ओर देखते हैं तो कितने हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर है केवल 2, तो यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 2, तो और कितने हाइड्रोजन परमाणुओं की हमें आवश्यकता होगी, तो हम संतुलित कर सकते हैं। तो 6 का केवल हमें गुणा करना है H2O में। सिंपल है ये। चलिए हम चौथे मेथड पे जाते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कार्बन को संतुलित कर दिया है, हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया है, अब हम करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित। ऑक्सीजन को संतुलित करते समय अब हमें क्या देखना होगा कि अभिकारकों में कितने ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2, तो कुल मिलाकर कितने, 6 + 2 8, ठीक है। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 1। यहाँ पर हमने 6 का गुणा करा था, तो केवल कार्बन में 6 का गुणा नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन में भी 6 का गुणा होगा। तो 6 × 2 तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है प्लस। अगर हम यहाँ पर भी देखें ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं 6, यहाँ पर तो केवल 1 ही ऑक्सीजन है, तो 6 × 1 6, तो इक्वल टू कितना आ सकता है यहाँ पे 18, यानी यहाँ पर उत्पाद में कितने ऑक्सीजन परमाणु हो गए 18। अब यहाँ पर हमको संतुलित करना है, तो क्या होगा, हम सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 2 कितने होते हैं 12, और यहाँ पर भी 6 है, तो
12 + 6 कितने होते हैं? 18, 18। तो ये हमारे संतुलित हो गए। थोड़ा सा माइंड हमको लगाना होगा इसमें कि किस तरीके से हम संतुलित करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें सिंपल है। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। और आई होप आप इस समय अच्छे से स्कोर करें क्लास 10th साइंस को। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।